Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. अ वेरी गुड मॉर्निंग गाइस एंड हैप्पी संडे। हर वीक की भांति इस वीक भी आपका वीकली करंट अफेयर्स रिवाइंड में बहुत बहुत स्वागत है। आपको पता होगा हम हर वीक आपके लिए करंट अफेयर्स का रिवीजन लेकर आते हैं ताकि आपको करंट अफेयर्स के कोई भी प्रश्न में, खासकर महत्वपूर्ण प्रश्नों में कोई भी परेशानी ना हो और आप आसानी से उन सभी प्रश्नों को कर सके। तो आज का जो वीकली करंट अफेयर्स है 25 से 31 अक्टूबर के बीच का है। ओके, तो हम लोग अपना वीकली करंट अफेयर्स शुरू करेंगे। ठीक है, उससे पहले दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को तो प्रेस कर ही लीजिए ताकि सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ओके, और एक बात और, हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिए ताकि आपको सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन हो जाए। ओके, क्योंकि ये सब प्रश्न बहुत ही जरूरी है आपके आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए। तो ज़्यादा समय नहीं लूंगा, बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न बहुत ही आसान सा प्रश्न है कि हर साल अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष 23 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ मतलब इंटरनेशनल स्नो लियोपार्ड डे। ओके, यदि हिम तेंदुआ की बात करें तो हेमिस नेशनल पार्क का नाम आप लोगों ने सुना होगा, लद्दाख। हेमिस नेशनल पार्क भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क एरिया वाइज है। तो वो स्नो लियोपार्ड के लिए ही फेमस है, हिम तेंदुआ के लिए। तो आप लोग याद रखिएगा कि हिम तेंदुआ के लिए कौन सा नेशनल पार्क फेमस है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है? 23 अक्टूबर को। ओके, अब दूसरे प्रश्न को देखिए। पहला प्रश्न बहुत ही आसान था कि 23 अक्टूबर 2020 को केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने घोषणा की कि भारत ने कितने वर्षों बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की अध्यक्षता ग्रहण की है। तो देखिए, भारत ने 35 साल बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की अध्यक्षता ग्रहण की है। बाकी आपको अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बारे में सब कुछ पता होगा। यदि पता है तो बेहतर है, नहीं पता है तो बस इसके हेडक्वार्टर के बारे में जानते रहिए। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में है। ओके, कहाँ है? जेनेवा। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है और भारत 35 साल बाद इसकी अध्यक्षता ग्रहण की है, इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। ओके, तीसरे प्रश्न को देखिए। बस हमें इसका रिवीजन करना, इसके बारे में ज़्यादा बातें बताने नहीं है क्योंकि आपको सभी बातें पता होगी यदि आप लोग रोज वीडियो फॉलो करते होंगे। ओके, तीसरे प्रश्न को देखिए। किस दिन को विश्व पोलियो दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर। देखिए, बहुत सारा देश, लगभग आप लोग यदि बात कर लेना पूरा विश्व का, तो एशिया का मात्र 1 या 2 देश है, उसको छोड़कर पूरा देश, पूरा विश्व ही पोलियो मुक्त हो चुका है। तो ये बहुत ही बेहतरीन बात है, भारत भी पोलियो मुक्त हो ही चुका है। ओके, तो 24 अक्टूबर को पोलियो के प्रति सुरक्षा जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है हर एक वर्ष। ओके, तो ये इन बातों को ध्यान रखिएगा। अब अगले प्रश्न को देखिए कि किस दिन को विश्व भर में संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र दिवस आपको पता होगा द्वितीय विश्व युद्ध चला था कब? 1939 से 1945। ठीक है, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। तो 1945 विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने वाला था, उसके बाद 24 अक्टूबर को 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई, यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र दिवस। तो यही 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओके, क्योंकि यह बहुत ही बड़ा संगठन है अभी दुनिया का, बहुत सारे देश इसके मेंबर हैं और बाकी बातें आपको पता होगी कि इसके अंदर बहुत सारी बातें आती है, बहुत सारी इसकी शाखाएं हैं। ओके, तो और बहुत सारी बात आपको पता होगी, बस आपको याद रखना है 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। तो इसीलिए प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है लेकिन आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगले प्रश्न को देखिए। किस राज्य में बुमला युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में बुमला युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया है। बुमला एक जगह का नाम है, वहाँ एक युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया गया है। देखिए, आप लोगों ने जोगिंदर सिंह का नाम सुना होगा, शहीद जोगिंदर सिंह। जी हाँ, वही जिन्हें परमवीर चक्र भी मिल चुका है। उन्हें ही अरुणाचल प्रदेश में बुमला जगह पर जब 1965 में चीन से युद्ध हो रहा था, 65 से 71 के बीच, तो उस समय इनके पास, इनकी जो फौज थी, इनकी छोटी सी जो टुकड़ी थी, उनके पास कमी हो गई थी सामानों की,
खासकर गोली बंदूकों की कमी हो गई, तो यह क्या किए, जो इनके पास बंदूक था उसके आगे चाकू लगा दिए और जो बोले सो निहाल कहते हुए आगे बढ़े और जितना हो सका उतना सैनिकों को, चीनी सैनिकों को ढेर कर दिए। तो इसलिए इन्हें परमवीर चक्र दिया गया और वह उस स्थान पर बुमला स्थान का नाम है, वहां अब इनके सम्मान में युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, आई होप आप लोग जोगिंदर सिंह को जानते होंगे। इन पर पंजाबी में एक मूवी भी बना है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अब अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है, नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में किसान कल्याण, स्वास्थ्य देखभाल और पर्यटन से संबंधित 3 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? नरेंद्र मोदी जी किधर के हैं? गुजरात के हैं। तो गुजरात में ही किसान कल्याण, स्वास्थ्य देखभाल और पर्यटन से संबंधित 3 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। अब देखिए, इसमें आपको एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। क्या बात वो है कि मोदी ने अहमदाबाद में प्रमुख तीर्थस्थल जूनागढ़ शहर के निकट गिरनार पर्वत में 2.3 किलोमीटर लंबी रोपवे परियोजना का भी उद्घाटन किया। अब यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि इसे एशिया का सबसे लंबा मंदिर रोपवे बताया जा रहा है। ओके, तो इसलिए यह बात आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। आपको जानना पड़ेगा कि एशिया का सबसे लंबा मंदिर रोपवे किधर, जूनागढ़ में गिरनार पर्वत में। ओके, याद रखिएगा। अब अगले प्रश्न की ओर चलिए। प्रश्न है कि हाल ही में किस बैंक ने श्रीलंका में अपनी सुविधाएं देना बंद कर दी है? श्रीलंका के मना करने के बाद, श्रीलंका की जो प्राधिकरण समिति है उसे मना करने के बाद ICICI बैंक ने अपनी सेवाएं श्रीलंका में देना बंद कर दी है। ठीक है, क्यों बंद कर दी है? क्योंकि श्रीलंका का जो बैंक प्राधिकरण था उसने मना किया, तो चलो भाई तुम्हें जरूरत ही नहीं है तो मैं क्यों दूं, इसलिए ICICI बंद कर दिया। बाकी ICICI बैंक के बारे में बहुत सारी बातें थी जो उस समय आपको बताई गई थी। ठीक है, इसका जो टैगलाइन है हम रखेंगे ख्याल आपका, ये इसका टैगलाइन है। ठीक है, अब अगले प्रश्न को देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सभी प्रश्न को डिटेल में बताया गया था। यदि आप लोग रोज करंट अफेयर्स का वीडियो फॉलो करते हैं, यदि नहीं करते हैं तो कीजिए, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। बस आपका सुबह का 20 या 25 मिनट जाएगा, ओके, लेकिन पूरा दिन आपके लिए बेहतर रहेगा। और दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो पे जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो कमेंट कीजिए और यार दोस्तों में तो शेयर करना जरूर, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए भी और आपके दोस्तों के लिए भी। सेल्फिश मत बनना भाई। ओके, 7वें प्रश्न को देखिए। किस दिग्गज खिलाड़ी ने पुर्तगाल ग्रांड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस जीतकर अपने करियर की 92वीं जीत दर्ज करके माइकल शुमाकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो देखिए, लुइस हैमिल्टन ने माइकल शुमाकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है सर्वाधिक जीत के मामले में। ग्रैंड प्रिक्स क्या होता है? हाई स्पीड 4 व्हीलर का रेस जो होता है उसे ग्रैंड प्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो लुइस हैमिल्टन ने किनका नाम माइकल शुमाकर की 91 जीत ये जीते हुए थे, तो इसको तोड़कर अब 92वां जीत दर्ज की है। ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा जीत ग्रैंड प्रिक्स में कौन जीते हैं? लुइस हैमिल्टन। किनको पीछे छोड़ा है? माइकल शुमाकर को। तो दोनों का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, आप बस एक काम कर सकते हैं 7वें प्रश्न में कि आप ये बता दीजिए कि लुइस हैमिल्टन जो है ये कहाँ के हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, किस देश के हैं। ठीक है, अगले प्रश्न को देखिए। हाल ही में किस देश ने नो मास्क नो सर्विस नीति को लागू कर दिया है? तो ये बात उस समय भी, जिस समय आप वीडियो देखे होंगे, बहुत ही डिटेल से बताई गई थी, लेकिन यहाँ भी आपको रिवाइंड करवाना है, रिवीजन करवाना है, तो जल्दी जल्दी हम प्रश्नों को देखते चलेंगे। तो बांग्लादेश ने नो मास्क नो सर्विस नीति को लागू किया है। मतलब यदि आपके पास मास्क नहीं होगा, यदि आप कोरोना के प्रति सचेत नहीं रहिएगा तो आपको कोई भी काम नहीं मिलेगा। ठीक है, बहुत जल्दी हम लोग इसे रिवीजन करेंगे क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा कुछ बताना है नहीं, सभी कुछ बताया जा चुका है आपको। अब देखिए अगले प्रश्न को कि केंद्रीय भूगर्भ जल प्राधिकरण ने पानी की बर्बादी और बेवजह इस्तेमाल पर रोक लगाने हेतु कितना दंड निर्धारित किया है? तो केंद्रीय जल प्राधिकरण ने, ठीक है, बोला कि यदि भाई यदि आप लोग पीने के पानी को बर्बाद कीजिएगा तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं, 1 लाख रुपए का जुर्माना और 5 साल तक का जेल मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए सचेत रहिए, पीने के पानी को बर्बाद नहीं कीजिए। अब देखिए यह योजना कहाँ तक सक्सेसफुल होता है, क्योंकि पेपर पर तो बहुत अच्छा लगता है ये सब बात, ये सब जो दंड है, ये सब जो पेनल्टी है, ये सब तो पेपर पर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन रियलिटी में यदि ये सब सक्सेसफुल हो जाए तो बहुत बेहतर रहेगा। ओके, तो अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। किस राज्य सरकार ने पीएम स्वनिधि योजना के तहत ऋण के आवेदन, अनुमोदन और संवितरण में प्रथम रैंक हासिल की है? मिला जुलाकर प्रश्न ये पूछ रहा है कि पीएम स्वनिधि योजना में फर्स्ट रैंक कौन आया है? पीएम स्वनिधि योजना क्या था? स्ट्रीट वेंडर योजना, आपको पता होगा, जो स्ट्रीट वेंडर है उनके लिए योजना था, उनको ऋण प्रदान करने की योजना था। तो उसमें सबसे टॉप पर उत्तर प्रदेश रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश आबादी में सबसे ज़्यादा है
और यहाँ जब आबादी है तो यहाँ के लोगों को रोजगार भी चाहिए। रोजगार तो सभी जगह के लोगों को चाहिए, लेकिन जहाँ ज़्यादा आबादी रहेगा वहाँ ज़्यादा रोजगार चाहिए, ज़्यादा पेट भरने के लिए। तो इसीलिए उत्तर प्रदेश के स्ट्रीट वेंडर ने बहुत ज़्यादा अप्लाई किया है ऋण के लिए, और इसी कारण उत्तर प्रदेश इसमें टॉप कर गया है। ओके, और ज़्यादा कुछ बताना है नहीं, सारी बातें आपको पता है, हो गई, उस समय बताया गया था। अगले प्रश्न को देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ, अभी इसकी बातें हो रही थी, इसने परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध लगाने के लिए कितने देशों की अंतर्राष्ट्रीय संधि की घोषणा की है? तो इसने 50 देशों के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय संधि बनाया है, जिसमें यह निर्णय लिया गया है कि भाई बिना हम सब के परमिशन के, मान लीजिए 50 देश में कोई एक देश छोड़ना चाह रहा है परमाणु हथियार, लेकिन 49 देश से बिना पूछे वो नहीं छोड़ सकता है। उम्मीद है कि इस संगठन में आगे और देश आएंगे। बहुत ही बेहतरीन संगठन है। परमाणु हथियार बहुत ही खतरनाक है। दुनिया में फिलहाल इतने परमाणु हथियार हैं कि पूरी दुनिया को 7 बार नष्ट किया जा सकता है। समझ में आया? बहुत ज़्यादा है, और ये सब बहुत ही खतरनाक बातें हैं। क्यों परमाणु हथियार की जरूरत हमें पड़ेगी भाई? आर्मेनिया अजरबैजान लड़ रहा है, क्यों लड़ रहा है पता नहीं। खैर छोड़िए, उन सब बातों से हमें कोई लेना देना नहीं है। यह बहुत ही बेहतरीन काम है, शांति की ओर काम है कि परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध लगाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 50 देशों की एक संगठन बनाई है। आप देखिएगा कि इसमें और आगे बहुत सारे राष्ट्र जुड़ते जाएंगे। ठीक है, अगले प्रश्न को देखिए, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को सेशल्स के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? देखिए, यह इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह व्यक्ति जो है भारतीय मूल के हैं। नाम है बेबल राम कलावन। क्या है? बेबल राम कलवान। तो बेबल राम कलवान को भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, इन्हें सेशल्स के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। बाकी बातें आपको बताई गई थी, बस हम आपका रिवीजन करवा रहे हैं कि सेशल्स के नए राष्ट्रपति के रूप में बेबल राम कलवान को चुना गया है, जो भारतीय मूल के हैं। ठीक है, अगले प्रश्न को देखिए। अब ज़्यादा कुछ इसमें बताना है नहीं आपको। जापान के प्रधानमंत्री योशिहाइड सुगा ने घोषणा की कि उनका देश कब तक शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करेगा। जापान के प्रधानमंत्री अभी कौन है? योशिहाइड सुगा। शिंजो आबे का तबीयत खराब था इसलिए उन्होंने रिजाइन दे दिया। अब उनके जगह पर योशिहाइड सुगा ने कार्यभार संभाला है। उन्होंने घोषणा की कि 2050 तक हमारा देश मतलब जापान शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त कर लेगा। मतलब हम उस समय 2050 तक कार्बन का थोड़ा सा भी उत्सर्जन नहीं करेंगे अपने देश से। कहने का तात्पर्य ये है। ठीक है, अब देखिए, हाल ही में ऑस्ट्रियाई राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो प्रत्येक वर्ष 26 अक्टूबर को ऑस्ट्रियाई राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। जिस तरह से अपना नेशनल डे मनाया जाता है, कब? मतलब स्वतंत्रता दिवस जिस तरह से मनाया जाता है, तो उसी तरह से ऑस्ट्रियाई राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। थोड़ा सा एक बात आप लोग जानिए, यह इसका इंपॉर्टेंट है कि यह एक लैंडलॉक कंट्री है। ठीक है, और किससे किससे सीमा साझा करता है? तो जर्मनी, चेक गणराज्य, स्लोवाकिया, हंगरी, स्लोवेनिया, इटली, स्विट्जरलैंड और लिंक्टेनस्टीन। ठीक है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि पूछ देता है आपसे कि भाई ऑस्ट्रिया किधर है, क्या यह लैंडलॉक कंट्री है या नहीं है। तो इन सब बातों को आप लोगों को जानते रहना बहुत ही जरूरी है, और बाकी बात तो हो ही गई। अब देखिए, एकल उपयोग प्लास्टिक के खिलाफ जागरूकता पैदा करने के लिए प्लास्टिक प्रीमियर लीग का आयोजन कहाँ किया जाना है? तो भारत के सबसे स्वच्छ शहरों में से एक इंदौर में प्लास्टिक प्रीमियर लीग का आयोजन किया जाएगा। प्लास्टिक प्रीमियर लीग क्या है भाई? क्या इसमें क्रिकेट मैच होंगे? जी नहीं, इसमें जितने भी उधर टीम है 4 टीम में बनाया जाएगा। इंदौर में जितने भी सफाई करता है उन चारों टीमों को कहा जाएगा कि भाई आप लोग इकट्ठा कीजिए, 1 महीने या 35 दिन का समय है, आप लोग इकट्ठा कीजिए प्लास्टिक्स को, जितना प्लास्टिक हो सके सिंगल यूज प्लास्टिक को आप लोग जनता से इकट्ठा कीजिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इकट्ठा कीजिए ताकि सिंगल यूज प्लास्टिक को कम कर सके। ठीक है, और जो अमुक डेट मतलब डेट एक फिक्स किया गया है कि इस डेट तक जो ज़्यादा प्लास्टिक इकट्ठा कर पाएगा वो प्लास्टिक प्रीमियर लीग का विनर होगा। ठीक है, एक ट्रॉफी दी जाएगी उनको। तो ये बातें हो गई प्लास्टिक प्रीमियर लीग के बारे में। आई होप कि आपको अब समझ आया होगा कि प्लास्टिक प्रीमियर लीग क्या है। ठीक है, अब अगले प्रश्न को देखिए, जूडो वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में जूडो वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी होगी। कोरोना के कारण बहुत सारा गेम रुका हुआ है, लेकिन अब तो गेम शुरू हुआ है बिना दर्शक के। लेकिन थोड़ा एक चुनौती सभी लोगों के लिए थी जो गेम को होस्ट करवा रहे थे। तो इसी कड़ी में अभी आप लोगों ने देखा फ्रेंच ओपन हुआ, विंबलडन को छोड़कर बाकी तीनों हो गए, इधर IPL हो रहा है। तो इसी कड़ी में अब अगले साल जूडो वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 की भी कराई जाएगी बुडापेस्ट के हंगरी में, मतलब हंगरी के बुडापेस्ट में। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखिए, भारत की मदद द्वारा स्थापित मांग देछू जल विद्युत परियोजना किस देश में बनाई गई है?
मांगदेछू जल विद्युत परियोजना है, पहले तो आपको सबसे पहले याद रखना है किस देश में है, बांग्लादेश में। इसको बनाने में मदद कौन कर रहा है, हमारा अपना देश भारत। और बांग्लादेश की बात आई है तो आपको तो पता होगा कि भारत सबसे ज़्यादा अपना सीमा साझा बांग्लादेश से करता है, पड़ोसी देश में, ठीक है। उसके बाद चीन से। ओके, अब अगले प्रश्न को देखिए, हाल ही में भारत के किस राज्य में बन्नी उत्सव का आयोजन किया गया? तो आंध्र प्रदेश में बन्नी उत्सव का आयोजन किया गया। आपको उस समय बहुत बातें बताई गई थी बन्नी उत्सव के बारे में, ठीक है। बस आपको इस समय रिवीजन कराया जा रहा है। और दोस्तों यदि आपको रिवीजन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके, अब अगले प्रश्न की ओर चलिए, ज़्यादा कुछ बताना था नहीं इसमें। अगला प्रश्न है कि 100 मीटर के विश्व चैंपियनशिप क्रिस्टियन कोलमैन का संबंध किस देश से है, जिन्हें हाल ही में 2 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। डोपिंग के लिए प्रतिबंधित किया जाता है लोगों को, इनका नाम है क्रिस्टियन कोलमैन। क्रिस्टियन कोलमैन का संबंध अमेरिका से है, ठीक है, जो 100 मीटर के चैंपियन रहे हैं। और जब 100 मीटर की रेस की बात आती है, भागने दौड़ने की बात आती है, तो आपको जमैका के फर्राटेदार दौड़ने वाले, नाम उनका क्या था, उसैन बोल्ट, उनकी याद जरूर आती होगी, बहुत तेज दौड़ते थे, ठीक है। तो बस आपको अभी याद रखना है प्रश्न के हिसाब से कि क्रिस्टियन कोलमैन का संबंध किस देश से है, अमेरिका के लिए, और इन्हें डोपिंग के लिए 2 साल के लिए बैन किया गया है, ठीक है। अगले प्रश्न को देखिए, ओहाका खादी का उत्पादन किस देश में किया जा रहा है, जिसका हाल ही में प्रधानमंत्री ने मन की बात में जिक्र किया है? आपको जब बताई गई थी तब बताई गई थी उस समय कि मैक्सिको में ओहाका खादी का उत्पादन किया जा रहा है। जब प्रधानमंत्री हर एक महीने की बात इस महीने भी मन की बात की बातें कर रहे थे, तो उन्होंने बताया था कि ओहाका भी पहले जो था लोकल लेवल पर उसका उत्पादन किया जाने लगा, लेकिन अब वो एक ब्रांड बन चुका है। तो इसलिए भाई वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर बनना है तो आपको वोकल फॉर लोकल होना पड़ेगा, ठीक है। तो इन बातों का जिक्र किया था उन्होंने अपनी मन की बात के एडिशन में। ओके, अब अगले प्रश्न को देखिए कि हाल ही में किस देश के क्रिकेट बोर्ड के सभी सदस्यों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो दक्षिण अफ्रीका का क्रिकेट बोर्ड अभी बहुत ही खतरे में है। हो सकता है आपको भविष्य में दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट खेलते मिले ही ना, ऐसा भी हो सकता है। तो इसके सभी सदस्य ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ओके, ठीक है, बाकी बातें आपको बताई गई थी उस समय। अब अगले प्रश्न को देखिए, पोलैंड के ब्रोक्ला शहर में एक चौराहे का नाम भारत के किस व्यक्ति के नाम पर रखा है? हरिवंश राय बच्चन, किनके पप्पा जी? यदि आप अभी किसी को कॉल लगाते होंगे, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कोरोना से बचिए, उनके पप्पा जी हरिवंश राय बच्चन जी है। उन्होंने बताया, उन्होंने क्या बताया वो तो अब इस दुनिया में है ही नहीं। तो उनके नाम पर पोलैंड के ब्रोक्ला शहर में एक चौराहे का नाम रखा गया है, ठीक है। हरिवंश राय बच्चन बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, ठीक है, बहुत ही सच्चे व्यक्ति थे। ये लिखने में बहुत ही मशहूर थे। इनकी एक कलाकृति है, मैं उस समय भी बताया था, इस समय भी बताता हूँ, मधुशाला, उसको पढ़िए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखा गया है। समाज के सभी भागों पर बराबर तरीके से चोट की गई है। ओके, अब अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है, रानी पद्मावती का एक स्मारक कहाँ बनाया जाएगा? रानी पद्मावती के बारे में आप लोग बहुत सारी बातें जानते होंगे। इन्हीं से रिलेटेड एक फिल्म आया था, पद्मावत आया था, पद्मावती ही होना चाहिए था, लेकिन लोगों के आक्रोश के कारण उसका नाम पद्मावत किया गया था। तो उसमें दिखाया गया था रानी पद्मावती के बारे में, लेकिन आपको उससे कोई मतलब नहीं है। आपको याद रखना है रानी पद्मावती का एक स्मारक बनाया जा रहा है, कहाँ? भोपाल में, ठीक है। बस इतना याद रखिए, बहुत है। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, किस राज्य ने अंतरजातीय विवाहित जोड़ों को प्रोत्साहन प्राप्त करने में मदद करने हेतु एक पोर्टल लॉन्च किया है? तो ओडिशा, आपको पता होगा, सुमंगल नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया था ओडिशा, और इसमें 1 लाख से 2.5 लाख के बीच रुपया देने की घोषणा की थी। कब? जब आप अंतरजातीय विवाहित करते हैं तो। ओके, जब आप अंतरजातीय विवाह करेंगे तो आपको 1 लाख से 2.5 लाख के बीच प्रोत्साहन मनी प्राप्त होगी। ओके, तो इतनी बातें थी। अब अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य के दिग्गज नेता केशुभाई पटेल का निधन हो गया है? तो केशुभाई पटेल गुजरात के पहले 2 बार मुख्यमंत्री भी रह चुके थे, अब इनका निधन हो गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। केशुभाई पटेल कहाँ के थे? गुजरात के नेता थे, बीजेपी ज्वाइन किए थे इन्होंने, एक अपनी पार्टी भी बनाई थी, फिर बीजेपी में विलय कर दिया। बहुत उतार चढ़ाव इनके पॉलिटिक्स जीवन में आया और अब इनकी निधन हो गया है, ठीक है। नाम याद रखिएगा, केशुभाई पटेल। और चूंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल कहाँ के थे? गुजरात के, तो उसी तरह से केशुभाई पटेल भी कहाँ के होंगे? गुजरात के। बहुत ही आसानी से आप लोग याद रख सकते हैं। अब अगले प्रश्न को देखिए कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? बस 31 अक्टूबर को, मतलब कल ही राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया। किनके लिए? बस जिनकी बातें अभी मैं कर रहा था, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्मोत्सव के लिए, ठीक है। इस पर पुरस्कार भी प्राप्त होते हैं आपको अच्छे कामों के लिए। ओके, और जब सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात आई तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बातें क्यों नहीं आएगी?
गुजरात के केवड़िया में है, रामजी सुतार इनका किए थे। ठीक है, आपको देखिए एक काम करना है, आपको थोड़ा सा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के हाइट के बारे में बताना है। ओके, अब अगले प्रश्न को देखिए। 26वां प्रश्न है कि इसरो पृथ्वी अवलोकन उपग्रह कब लॉन्च करेगा? तो 7 नवंबर को, बस ज़्यादा दिन नहीं है, अब से 6 दिन बाद इसरो पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-01 लॉन्च करेगा। कहाँ से लॉन्च करेगा? तो आपको तो पता ही है कि आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से कोई भी उपग्रह लॉन्च होता है, लेकिन जब भी कोई मिसाइल का परीक्षण करना होता है तो DRDO करता है। कहाँ से? उड़ीसा के बालासोर से। तो ये सारी बातें आपको पता रहना चाहिए। यह कोविड-19 लॉकडाउन के बाद पहला लॉन्च होगा। ठीक है, बहुत दिनों से कोई लॉन्च हुआ नहीं है। एक EOS-01 जो है एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है जो कृषि, वानिकी और आपदा प्रबंधन सहायता के क्षेत्र में उपयोग किया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बस 6 दिनों बाद इसका लॉन्चिंग किया जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। इंडियन आर्मी एक सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट नामक एक मैसेजिंग ऐप विकसित की है, व्हाट्सएप टेलीग्राम जैसा। इसका नाम क्या है? सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट, SAI। कौन विकसित किया है? इंडियन आर्मी। तो आपको ध्यान रखना है, इंडियन आर्मी द्वारा सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट SAI नामक एक मैसेजिंग ऐप विकसित की गई है। किसके जैसा? व्हाट्सएप टेलीग्राम के जैसा। ओके, शायद अभी तो ये न्यूज आ रहा है कि अभी ये आर्मी के लोग ही बस इसको यूज कर पाएंगे। ओके, अब अगले प्रश्न को देखिए। चीन किस क्षेत्र में दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई वाला क्लाउड कंप्यूटिंग डाटा सेंटर बना रहा है? तो तिब्बत के क्षेत्र में चीन दुनिया का सबसे ऊंचा क्लाउड कंप्यूटिंग डाटा सेंटर बना रहा है। अब देखिए इसमें क्या होगा कि इससे पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों को, जो मतलब चीन पर निर्भर है थोड़ा थोड़ा, बांग्लादेश नहीं, खासकर पाकिस्तान को आप लोग मानिए, तो उसमें डाटा की कमी नहीं होगी। ओके, तो बस इसीलिए ये बनाया जा रहा है तिब्बत वाले क्षेत्र में। देखिए हाँ, कुछ है जैसे नेपाल है, बांग्लादेश, पाकिस्तान सभी था, में सही था। ओके, अब अगले प्रश्न को देखिए। चालू वित्त वर्ष मतलब जो चल रहा है 2019-20 वाला, सॉरी 2020-21 का जो चल रहा है, ये हुआ चालू वित्त वर्ष। अब आगे प्रश्न पढ़िए। चालू वित्त वर्ष में भारतीय इस्पात का सबसे बड़ा खरीदार कौन बना है? तो चालू वित्त वर्ष में भारतीय इस्पात का सबसे बड़ा खरीदार कौन बना है? चीन बना है। ओके, भारतीय इस्पात का सबसे बड़ा खरीदार चीन। इस्पात का यूज बहुत सारी बातों में, बहुत सारी कामों में होता है, जैसे गाड़ी भी बनाने में इस्पात का यूज होता है, बर्तन बनाने में इस्पात का यूज होता है, और बहुत सारी बातें हैं। ओके, अब अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 600 रुपये में कोरोना टेस्ट करने का फैसला किया है? तो उत्तर प्रदेश ने 600 रुपये में कोरोना टेस्ट करने का फैसला किया है। अब बहुत कमी आई है कोरोना के मामले में, भगवान करे ये ऐसा ही ग्राफ नीचे गिरता जाए और गिरता गिरते जल्द खत्म हो जाए। ओके, क्योंकि अब ये लाइफ बहुत ही बोरिंग हो चुकी है भाई, जैसे पहला था वैसे जल्दी हो जाए और हम लोग आसानी से फ्री महसूस कर पाए। ओके, बहुत ही अच्छा काम किया उत्तर प्रदेश की सरकार ने कि 600 रुपये मात्र कोरोना टेस्ट करवाने का फैसला किया। ऐसे 3000 के लगभग रुपया लग जाते थे यदि आप प्राइवेट से करवाते हैं तो। ओके, अब अगले प्रश्न को देखिए। भारत ने किस राष्ट्र की सशस्त्र सेना से 11,000 कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम खरीदे हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से अभी 2+2 की वार्ता हुई थी, आपको पता होगी। तो इसी कड़ी में भारत ने 11,000 कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम खरीदे हैं, जो तिब्बत वाले एरिया में, लद्दाख वाले एरिया में सैनिक रहते हैं भारत के, उनके लिए बेहद आसानी होगी। ओके, बस यही बातें थी। अगले प्रश्न को देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बनाए जाएंगे? तो बिमल जुल्का के स्थान पर अब यशवर्धन कुमार सिन्हा को नए मुख्य सूचना आयुक्त बनाया जाएगा। ठीक है, इनका कार्यकाल खत्म होने के बाद अब ज़्यादा कुछ बताना है नहीं, उस समय आपको बताया गया था सारी बातें को। अब अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में फ्रांस के किस स्थान पर आतंकवादी हमला हुआ है? आपको पता होगा कि फ्रांस के एक स्थान, कहाँ, नोट्रे डेम बेसिलिका चर्च में, नीस जगह का नाम है, वहाँ आतंकवादी हमला हुआ था। एक व्यक्ति, ट्यूनीशिया का व्यक्ति था, वो चाकू लेकर घुस गया था और 3 से 4 लोगों की हत्या कर दी थी। ठीक है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि वो व्यक्ति कहाँ का था, ट्यूनीशिया व्यक्ति का था। आपको इन लोगों से कोई मतलब, इन लोगों से क्या, इन बातों से कोई मतलब नहीं रखना है। बस अभी आप अपने स्टडी पर फोकस कीजिए, और यदि बातें अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करते आगे चलिए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी, जिसने हाल ही में गोवा में मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई स्थापित की है? तो 1997 में राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण की स्थापना हुई थी, जिसने गोवा में एक और मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई की स्थापना की है। ठीक है, ये देखिए इंपॉर्टेंट है कि किस स्पेस एजेंसी ने सूरज की रोशनी वाली चंद्रमा की सतह पर पानी की मौजूदगी का पता लगाया है? तो देखिए, इसरो तो अभी किया नहीं है, तो कौन करेगा? नासा, और बाकी अभी कुछ कर नहीं सकता। तो नासा ने चांद की सतह पर पानी की मौजूदगी का पता लगाया है। ओके,
अब अगले प्रश्न की ओर चलिए। यह हमारा अंतिम प्रश्न है कि 27 अक्टूबर 2020 को किसके नेतृत्व में भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने छठे ब्रिक्स संसदीय फोरम में भाग लिया? तो ओम बिरला के प्रतिनिधित्व में छठे ब्रिक्स संसदीय फोरम में भाग लिया है। बाकी ब्रिक्स के बारे में सभी बातें आपको कई बार कराई की गई है कि ब्रिक्स क्या है, ठीक है। तो ब्रिक क्या है? ब्रिक में 5 कंट्री है, BRICS है, ओके। सबसे लास्ट में साउथ अफ्रीका जुड़ा है, बाकी 4 जो थे इसके संस्थापक सदस्य थे। और बहुत सारी बात थी इसके अंतर्गत, बहुत बार बताई गई है ब्रिक्स के बारे में, ठीक है। आपको एक बात और बतानी है, ये आपका शायद तीसरा प्रश्न होगा आज का, कि ब्रिक्स में जो यस है मतलब साउथ अफ्रीका है, ये कब जुड़ा था, ठीक है। तो आई होप कि आपको करेंट अफेयर्स का रिवीजन बहुत ही अच्छा लगा होगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे अगले वीक अगला करंट अफेयर्स रिवाइंड लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, घर पर रहिएगा, ओके। अभी दवाई नहीं मिला है, मोदी जी बोले हैं जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, ओके। जय हिंद, शिवम साइनिंग ऑफ।